हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, जिसमें हमारा 15th चैप्टर चल रहा था, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की मूलभूत अवधारणाओं की बात कर रहे थे। लास्ट सेशन से हम इसकी क्या देख रहे थे? क्वेश्चन आंसर्स देख रहे थे, जिसमें हमने अलग अलग क्वेश्चंस किए थे। ओके, एक बार क्विक रिवीजन लेंगे उन क्वेश्चंस का, फिर आगे करेंगे। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग। आपको मॉलिक्यूलर मास बताना है, आणविक द्रव्यमान बताना है, जितने आपको यहाँ पर कंपाउंड्स दिए गए हैं इनका। ओके, मॉलिक्यूल आपका क्या होता है? जब एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो वो क्या करते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। ओके, एटम आपस में कंबाइन हो रहे हैं, उनके बीच में कोई ना कोई बॉन्ड बन रहा होगा, कुछ केमिकल रिएक्शंस, वो उनके बीच में कुछ ना कुछ संयोजन हो रहा है, जिसके बाद वो मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ओके, और उस मॉलिक्यूल का जब मास निकाला जाएगा, यानी द्रव्यमान निकाला जाएगा, उसी को क्या कहा जाएगा? मॉलिक्यूलर मास कहा जाएगा। अब मॉलिक्यूल्स में क्या है? आपके एटम्स हैं। ठीक है, तो जब मॉलिक्यूल के मास की बात की जाएगी तो जितने एटम्स उसमें हैं, उन एटम्स का टोटल मास कर दिया जाएगा। ओके, जितने भी परमाणुओं से मिलकर के आपका अणु बना हुआ है, उन सभी परमाणुओं के द्रव्यमान को अगर आप जोड़ लेंगे, उनका योग निकालेंगे, तो वो आपका क्या हो जाता है? आणविक द्रव्यमान हो जाता है। यानी अगर आप H2O की बात कर रहे हैं, किसका आपको आणविक द्रव्यमान निकालना है, तो इसमें क्या क्या है? आपके हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, दो एटम्स हैं, और एक एटम किसका है? ऑक्सीजन का है। तो इन तीन एटम हो गए, दो हाइड्रोजन के, एक ऑक्सीजन के, तीनों के एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान का अगर आप योग निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा? आपका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा H2O, यानी एक मॉलिक्यूल का मास। ओके, वो आपने किया था। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी यही करेंगे। कार्बन के का जो एटॉमिक मास होगा उसमें प्लस कर देंगे ऑक्सीजन के दो एटम के मास कि वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड का मिल जाएगा। वहीं मीथेन के लिए भी ऐसे करेंगे, कार्बन के एक ऑक्सीजन का मास प्लस हाइड्रोजन के 4 एटम का मास जो होगा, यानी एक एटम का अगर 1.008 है तो 4 का क्या हो जाएगा? 1.008 इंटू 4। ओके, उसको ऐड कर देंगे कार्बन के एक एटम के मास के साथ, तो वो आपको क्या मिल जाएगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन। ओके, इस तरह से आपने इनको किया था। पहला आपका H2O का आया था मॉलिक्यूलर मास 18.016 AMU। दूसरा आपका आया था मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जो कितना आ गया था? 44.01 AMU। वहीं तीसरा आपका क्या आया था? मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 यानी मीथेन 16.042 AM। ओके, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। देन आपका सेकंड क्वेश्चन था, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट परसेंट इन सोडियम सल्फेट। Na2SO4 में आपने क्या बताने थे? अलग अलग एलिमेंट्स। अलग अलग एलिमेंट्स क्या है Na2SO4 में? Na है, S है और O है। इन सब का मास परसेंट बताना है किसमें? Na2SO4 में। तो सबसे पहले आप क्या कर रहे थे? मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2SO4 ये आप यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे थे। ये क्वेश्चन आपने लास्ट सेशन में देख लिया था। देन इसके बाद जब आपके पास क्या मिल गया है? टोटल मॉलिक्यूलर मास मिल गया है, कंपाउंड का आपको मॉलिक्यूलर मास मिल गया है Na2SO4 का, कि कितना इसका टोटल द्रव्यमान है। उस कुल द्रव्यमान में इस Na का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा? तो आपको पता है Na का द्रव्यमान कितना होता है एक एटम का? 23 होता है, सल्फर का आपका 32 होता है, ऑक्सीजन का आपका 16 होता है। तो इतना आपको पता चल गया। अगर आप द्रव्यमान प्रतिशत की बात करते हैं Na2SO4 में, तो आपको पता है Na के केस में आपके दो एटम्स हैं, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा? 23, टोटल इतना कितना? 46 AMU अगर आप लिख रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? मास हो जाएगा Na का, Na2SO4 में। ओके, तो आप इस 46 को किससे डिवाइड कर लेंगे? टोटल जो आपका मॉलिक्यूलर मास आया है Na2SO4 का कितना आया होगा? आपका 142 के आसपास आता है। Na2 यानी 46 हो जाएगा, S आपका कितना है? 32, 46 प्लस 32 प्लस
कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 इंटू 4 यानी आपका कितना आ गया 64। तो टोटल हो जाता है 142 ग्राम। ओके, तो इस 142 को से इस 46 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे और इंटू कर देंगे 100, तो वो आपको क्या मिल जाएगा, मास परसेंट ऑफ एन। एस की बात करेंगे तो एस का आपका कितना आ रहा है, यहाँ पर 32 आ रहा है, तो मास परसेंट ऑफ एस यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। वहीं तीसरा आइटम किसका है, ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन के आपके 4 हैं, तो ऑक्सीजन के लिए 16 इंटू 4 आप कर लोगे तो कितना हो जाएगा आपका 64। तो मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर आप कैलकुलेट करें। किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, उस 142 से इस 32 को डिवाइड करेंगे आप, ये किसका हो गया, Na का हो गया। सल्फर के लिए क्या आ जाएगा 32 अपॉन 142 इंटू 100, और मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन के लिए क्या आ रहा था 64 अपॉन 142 इंटू 100। द्रव्यमान प्रतिशत के फॉर्मूले से आप ये सब कैलकुलेट कर लें। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। देन हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा था जिसमें हमें क्या निकाला था, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। इससे पहले हम क्या लिख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एक बैलेंस इक्वेशन लिख लेते हैं। तो कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है और क्या बनाता है आपका CO2 बनाता है। ये बैलेंस इक्वेशन है। ये बैलेंस इक्वेशन क्या कहती है कि 1 मोल कार्बन अगर 1 मोल ऑक्सीजन से या डाई ऑक्सीजन से कंबाइन होता है तो आपका 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यानी अगर 12 ग्राम कार्बन है, C का आपका एटॉमिक मास कितना हो गया 12, ऑक्सीजन का हो गया एक एटम का 16 है, तो 2 के लिए आपका क्या हो जाएगा 32 ग्राम, और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, इसका भी आपने निकाला था मॉलिक्यूलर मास 44। ओके, तो 44 ग्राम। 12 ग्राम कार्बन आपकी अगर 32 ग्राम कार्बन से जुड़ेगी तो आपका 44 ग्राम क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ओके, इतना आपको पता चल गया। देन क्वेश्चन क्या कहता है, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। अगर 1 मोल कार्बन यानी ये एक C अगर क्या हो रहा है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बन रही है, आपने देख लिया अभी 44 ग्राम बन रही है। फर्स्ट क्वेश्चन ये था आपका। सेकंड क्या कह रहा है, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन, यानी 1 मोल कार्बन लिया जा रहा है। कार्बन अभी भी कितना ही लिया जा रहा है 12 ग्राम लिया जा रहा है, लेकिन ऑक्सीजन क्या कर दी है 32 से कम करके 16 ग्राम कर दी है। तो अब ये आपको पता है चूंकि 12 ग्राम को कंबाइन होने के लिए 32 ग्राम चाहिए, 12 ग्राम कार्बन को 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन 32 ग्राम ऑक्सीजन हमारे पास नहीं है, हमारे पास कितनी है 16 ही ग्राम है। तो इस 16 ग्राम से कौन कंबाइन होगा, 12 का आधा 6 ग्राम, और बाकी का 6 ग्राम बचा हुआ रह जाएगा एक्सेस में। तो अभी जब ये 16 ग्राम 6 ग्राम से आपके कंबाइन होगी, ठीक है, तो कितना बनाएगी 22 ग्राम आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ओके, तो यानी ये ऑक्सीजन जो डाई ऑक्सीजन है यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट का काम कर रही है, सीमांत अभिकर्मक का काम कर रही है। क्यों, क्योंकि ये सीमाएं बना रही है और वहां पर उत्पाद जो आपका 44 ग्राम पहले बन रहा था वो अब उतना नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट है आपका 2 मोल ऑफ कार्बन आर बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन। अगेन आप 16 ग्राम ले रहे हैं और यहाँ पे आपने 2 मोल की बात कर दी है, तो 2 मोल आपका क्या कहता है कि अब आपका कार्बन कितना हो गया है 12 से 24 ग्राम हो गया है। ओके, लेकिन इसकी मात्रा बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपका अभी 16 ग्राम है, तो 16 ग्राम आपको पता है 6 ग्राम के साथ ही कंबाइन होगा और आपका प्रोडक्ट 22 ग्राम ही बनेगा। अगेन आपका जो डाई ऑक्सीजन है यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट की तरह बिहेव करें। ओके, तो इतना आपको होपफुली समझ में आ गया था। इस तरह से आपके आंसर्स आ गए। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन 3 मोल्स ऑफ इथेन C2H6 कैलकुलेट द फॉलोइंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ओके, तो ये क्वेश्चन आपने देखा था। क्या कह रहे हैं, इथेन ले रहे हैं, इथेन आपका क्या होता है C2H6 होता है। क्या कह रहे हैं कि ये C2H6 के 3 मोल ले रहे हैं, 3 मोल की बात की जा रही है।
3 मोल यानी ऐसे ऐसे 3 और ले लो, एक तो ये हो गया, दूसरा C2H6, ये 3 हो गए, 3 मोल हो गए, ठीक है। अभी इसमें आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, ओके। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे, तो इस तरह से आप 3 मोल में बताएंगे कि कितने कार्बन एटम्स वहां पर आपके हैं। तो कितने हो गए, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तीनों को प्लस कर ले तो कितना हो जाएगा, 6 कार्बन एटम्स आ रहे हैं आपके। वहीं हाइड्रोजन के एटम्स की बात करेंगे, एक इथेन के मॉलिक्यूल में 6 हैं, तो 3 में कितने हो जाएंगे, 6 3 जा 18, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 18 हो गए। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा कि कार्बन आपके कितने हो गए, 6 एटम्स हो गए। वहीं हाइड्रोजन की बात करेंगे तो वो 18 आ जाएंगे, ओके। तो इस तरह से ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है, आपको केमिकल फॉर्मूला दिया गया होगा, उससे आप नंबर ऑफ एटम्स इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि आपको मोल्स बताए गए होंगे ना कि कितने मॉलिक्यूल ले रहे हैं, उसके कितने मोल्स ले रहे हैं, ओके। इसको जल्दी से नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। टीआईसी नंद प्रयाग, आपको आवाज आ रही है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में आपने इनको क्या करना है, चेंज करना है या एक्सप्रेस करना है, ओके। तो कैसे आपको इसके रूल्स बताए गए थे, रूल्स आपके बहुत सिंपल थे कि आपको 10 की पावर में इनको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। जो आपको इतनी बड़ी बड़ी नंबर डिजिट्स मिलती हैं, साइंस में आपको क्या होती है, कैलकुलेशंस करनी होती है। जब आप एटम्स की बात करते हैं, मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो उनका जो एटॉमिक साइज होता है या फिर रेडियस वगैरह आप जो भी देखते हैं, वहां पर आपका मास हो गया, वो बहुत बड़े मतलब बड़े बड़े नंबर्स में मिलता है, बहुत बहुत छोटी संख्याएं होती हैं, या डेसिमल में जा रहा है। जैसे आपने किसी का मास निकाला या साइज की बात कर रहे हैं, डेसिमल में कोई नंबर आपका जा रहा है या फिर बहुत बड़ी संख्या है आपकी, करोड़ या करोड़ से ऊपर जा रहा है, तो उन सबको आप 10 की पावर्स में लिखते हैं और उसी को आपका साइंटिफिक नोटेशन कहा जाता है, ओके। तो साइंटिफिक नोटेशंस में आपको इनको एक्सप्रेस करना है। इसके बहुत सिंपल रूल्स है, जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आपकी 10 की पावर जो है वो माइनस में बढ़ेगी। माइनस में बढ़ने का मतलब वैल्यू का घटना होता है, और यहाँ चूंकि यहाँ डेसिमल यहाँ कहीं होगा, ठीक है, तो आपका जब वो डेसिमल राइट टू लेफ्ट शिफ्ट होगा तो आपका जो 10 की पावर आएगी वो पॉजिटिव में बढ़ेगी। वहीं दोनों रूल आपको समझ में आ गए, तो अभी इनको एक्सप्रेस करें, ओके। पहला है आपका 0.0048, ओके। तो इसको आप किसी भी तरह एक्सप्रेस कर लेते हैं। मैं डेसिमल से पहले एक ही डिजिट ले रही हूँ, 4.8 इसको हमने लिख लिया, ठीक है। 4 के बाद आपने क्या लगा लिया है, यहाँ पे डेसिमल लगा लिया, तो 4.8 हो गया है, जो कि पहले क्या था, 0.0048 था। तो आपने डेसिमल कहाँ से शिफ्ट किया, यहाँ से शिफ्ट किया, और कितने प्लेसेस शिफ्ट किए, 1 2 3 प्लेसेस, तो इनटू 10 की पावर -3, ओके। क्या कहा गया, लेफ्ट टू राइट जब भी आप क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे डेसिमल को, तो आपका जो पावर आएगी वो माइनस में आएगी, ओके। वहीं जब आप ये आपका कोई नंबर है, इसके यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर डेसिमल है, नंबर जो ये डिजिट लिखी गई है, पूरा नंबर लिखा गया है, इसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी, ठीक है। अब इस डेसिमल को हमने राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करना है, और कहाँ करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि डेसिमल से पहले एक ही प्लेस लेंगे, तो आपने क्या लिखा है, 2.34 कर दिया है, 2 के बाद आपने डेसिमल लगा दिया है, ठीक है। 2.34 आपने कर दिया, तो अभी जो डेसिमल यहाँ पर था उसको आपने यहाँ शिफ्ट किया है, तो कितने प्लेसेस किया, 1 2 3 4 5 प्लेसेस, तो इनटू 10⁻⁵, ओके। पॉजिटिव में आपका क्या जाएगा, पावर जाएगी। वैसे ही यहाँ पर है, अभी आपका डेसिमल यहाँ है, इसको शिफ्ट करना है 8.008 इंटू 10⁻3, 3 प्लेसेस आपने शिफ्ट किया। वहीं 500.0 है आपका,
इसको यहाँ डेसिमल को यहाँ शिफ्ट कर दिया 5.00 इंटू 10⁻²। ओके, तो इस तरह से आप साइंटिफिक नोटेशंस में इनको एक्सप्रेस कर लेंगे। क्या किया आपने, जब ही लेफ्ट टू राइट शिफ्ट किया तो माइनस में पावर बढ़ाई, वहीं जब आपने राइट टू लेफ्ट शिफ्ट किए तो क्या किया, पॉजिटिव में प्लस में आपने क्या किया, अपनी पावर्स को बढ़ाया। ओके, वहीं पर अगर आपको किसी भी नंबर की जो क्या है पावर है वो 0 मिलती है, दैट मीन्स उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। चाहे वो नंबर कोई सा भी हो, 10 है आपका, 100 है, किसी की भी पावर अगर 0 लिखी गई है इसका मतलब क्या है, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। ओके, इसको नोट करेंगे, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। In the reaction A plus B2 is equals to AB2, identify the limiting reagent if any in the following mixture। ठीक है, आपके पास एक रिएक्शन है A plus B2 is equal to AB2। इससे क्या समझ में आता है आपको कि A आपका कोई एटम है, ठीक है, B2 क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, 2 एटम होंगे वहां पर B के। ओके, और ये क्या बना रहा है, एक मॉलिक्यूल बना रहा है AB2 का। तो क्या कह रहे हैं हम, 1 एटम जुड़ करके, किससे, 1 मॉलिक्यूल से जुड़ करके क्या बना रहा है, एक मॉलिक्यूल बना रहा है। किसका, A का एक एटम B2 के एक मॉलिक्यूल से जुड़ करके आपका एक मॉलिक्यूल बना रहा है AB2। ओके, उस केस में पहला है आपका, अगर 300 एटम A के 200 मॉलिक्यूल ऑफ B के साथ जुड़ेंगे, क्या कहा जा रहा है, 300 एटम्स, यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, 300 एटम्स लिख लेते हैं कि हमने A के 300 एटम्स ले लिए, और B के कितने लिए आपने, 200 मॉलिक्यूल्स लिए। तो क्या बनेगा आपका, एक एटम एक मॉलिक्यूल के साथ जुड़ करके एक ही मॉलिक्यूल बना रहा था, तो ये 300 एटम्स अगर होंगे, इनको जुड़ने के लिए 300 मॉलिक्यूल्स चाहिए यहाँ पर, ठीक है, लेकिन हमारे पास 200 ही क्या है, मॉलिक्यूल है, तो ये 200 मॉलिक्यूल सिर्फ 200 एटम से रिएक्ट करेंगे यहाँ से। ओके, और आपके 100 एटम्स क्या रह जाते हैं, 300 एटम्स। ओके, और क्या बनेंगे, 200 मॉलिक्यूल ही बनेंगे AB2। समझ में आया, एक एटम एक मॉलिक्यूल के साथ जुड़कर एक ही मॉलिक्यूल बना रहा था, तो जब आपको 300 एटम्स दिए गए हैं तो इनको जुड़ने के लिए, कंबाइन होने के लिए, रिएक्ट करने के लिए यहाँ पर 300 मॉलिक्यूल्स चाहिए थे, पर क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे पास 200 मॉलिक्यूल्स ही हैं, तो ये 200 मॉलिक्यूल्स सिर्फ 200 एटम से रिएक्ट करेंगे और आपका 200 मॉलिक्यूल्स बना देंगे। ओके, एटम मॉलिक्यूल्स में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ए का सिर्फ एक एटम है यहाँ पर और बी के आपको 2 एटम दिए गए हैं, इसलिए उसको मॉलिक्यूल बोला जाता है। ओके, और यहाँ पर AP2 अपने आप में कंपाउंड है, तो इसलिए इसका मॉलिक्यूल यूज किया गया है। तो आपके 100 एटम बच जाते हैं। अब इस केस में एक्सेस में था हमारे पास एटम यानी ए एक्सेस में था, तो उसको आप एक्सेस रिएजेंट बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसकी मात्रा अभी भी क्वांटिटी बची हुई है, इतने एटम उसके अभी भी क्या है, अनरिएक्टेड है, जिनके साथ रिएक्शन नहीं हुई है। दूसरा, 200 मॉलिक्यूल जो यहाँ थे किसके, B2 के, वो सारे क्या हो गए हैं, यूज हो गए हैं रिएक्शन में। इसी B2 के कारण रिएक्शन आगे नहीं बढ़ पा रही है। क्यों, अगर यहाँ पर 100 मॉलिक्यूल और होते तो इसके साथ रिएक्ट करते, यानी अभिक्रिया अभी भी चल रही होती। ये B2 क्या कर रहा है, लिमिट्स बना रहा है और प्रोडक्ट को बनने नहीं दे रहा है। जहां पर 300 एटम 300 मॉलिक्यूल के साथ 300 मॉलिक्यूल्स बना सकता था, तो वो नहीं बन पाया है। कितनी चीजें समझ में आई, एक एटम था, एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके एक ही मॉलिक्यूल बनाएगा, तो इससे क्या पता चलता है, 300 एटम्स अगर हैं तो उनको रिएक्ट करने के लिए 300 मॉलिक्यूल ही चाहिए होंगे, लेकिन हमें 200 मॉलिक्यूल्स दिए हैं, तो उस 300 एटम से सिर्फ 200 ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, बाकी 100 एटम्स अनरिएक्टेड रह रहे हैं। दूसरा, जो आपका 200 मॉलिक्यूल है वो रिएक्शन में पहले समाप्त हो रहा है,
और जो पहले समाप्त होता है या पहले क्या हो जाता है आपका खत्म हो जाता है उसको आप क्या कहते थे, लिमिटिंग रिएजेंट यानी सीमांत अभिकर्मक, जो इस प्रोडक्ट को बनने नहीं दे रहा है। जितना ये बन सकता था, कितना बन सकता था, 300 बन सकता था अगर 100 मॉलिक्यूल और होते किसके, B2 के। ओके, तो इतना समझ में आ गया होगा होपफुली। तो यहाँ पर B2 आपका लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम करेगा और आप क्या कहेंगे, 200 मॉलिक्यूल्स बनेंगे AB2 के और एक ही आपके 100 एटम्स कैसे रह जाते हैं, अनरिएक्टेड रह जाते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू द गिवन रिएक्शन 1 atom of A react with 1 molecule of B, 200 molecule of B will react with 200 of atom। ओके, तो 200 ही एटम के साथ रिएक्शन हुई है तो 100 एटम आपके कैसे रह जाएंगे, बचे हुए रह जाएंगे, जो कह रहे हैं कि हमारे साथ अभिक्रिया करने के लिए 100 मॉलिक्यूल इस बी के पास है ही नहीं। ठीक है, तो वो बी जो पहले खत्म हो गया, 200 के 200 मॉलिक्यूल उसके अभिक्रिया में चले गए हैं, वही क्या है आपका लिमिटिंग रिएजेंट है यानी सीमांत अभिकर्मक है। और ए आपका क्या हो गया, एक्सेस रिएजेंट हो। ओके, इसको नोट करेंगे जल्दी से, फिर आगे देखिए। सेकेंड है आपका 2 मोल ऑफ ए प्लस 3 मोल ऑफ बी। अब इस A प्लस B2 इज इक्वल टू AB2। यहाँ पर हमने क्या देखा था, 1 मोल A का आ रहा है, B2 का भी 1 ही मोल आ रहा है रिएक्शन में, और बन भी आपका 1 ही मोल रहा है किसका, AB2 का। 1 मोल ही आ रहे हैं सब। और यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगर 2 मोल आप A के ले रहे हैं तो इस अभिक्रिया से आपको B के भी कितने लेने हैं, 2 ही मोल लेने। अगर आपने 3 मोल ले लिए हैं तो ये 3 मोल में से आपका 1 मोल कहाँ जाएगा, अनरिएक्टेड रह जाएगा। ठीक है, और आपका 2 ही मोल बनेंगे किसके, AB2 के। इस केस में क्या हो रहा है, ये A आपका पहले समाप्त हो रहा है। ओके, जहां इस वाले क्वेश्चन में आपका B2 पहले समाप्त हो रहा था, इस वाले में आपका A पहले समाप्त हो रहा है। क्यों, क्योंकि आपका 1 मोल B का अभी भी अनरिएक्टेड रह रहा है। बहुत सिंपल रिएक्शन है, 1 मोल के साथ अभिक्रिया करके 1 ही मोल उत्पाद बना रहा है। तो अगर 2 मोल अभिक्रिया करेगा तो 2 ही मोल से तो करेगा, तो यहाँ पर 3 मोल है तो 1 मोल आपका अनरिएक्टेड रह जाता है और 2 मोल ही आपके क्या बनेंगे, AB2 बनेंगे। ओके, तो यहाँ से आपका 2 मोल A जो पहले समाप्त हो रहा है वो क्या हो जाएगा, आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, वहीं B क्या रह जाएगा, आपका एक्सेस रिएजेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 100। अच्छा, इसका आंसर देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू द गिवन रिएक्शन 1 मोल ऑफ A रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ B, 2 मोल ऑफ A विल रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ B, जो मैंने आपको बताया। हेंस A इज द लिमिटिंग रिएजेंट एंड B इज द एक्सेस रिएजेंट। थर्ड है आपका 100 एटम्स ऑफ A प्लस 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ B। ओके, तो ये कौन सा केस है, जब भी आपको बोला जा रहा है कि एक एटम आपका रिएक्ट करेगा एक मॉलिक्यूल से और एक ही मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, तो 100 एटम्स अगर एक है कंबाइन होंगे तो किसके साथ होंगे, 100 मॉलिक्यूल के साथ ही कंबाइन होंगे और 100 मॉलिक्यूल्स आपके AB2 के वहां पर प्रोड्यूस होंगे। तो ये रिएक्शन आपको कौन सी बताती है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वाली रिएक्शन ये है, जहां पे आप कैलकुलेशंस कर रहे थे तो कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पर आपको प्राप्त नहीं होगा। ओके, और ना ही कोई एक्सेस रिएजेंट प्राप्त होगा। ओके, फोर्थ आपका है 5 मोल ऑफ A प्लस 2.5 मोल ऑफ B। तो 5 मोल किसके साथ रिएक्ट करेंगे, 5 मोल के साथ रिएक्ट करेंगे, लेकिन 5 का हाफ ही है यहाँ पर, तो 2.5 मोल किसके साथ रिएक्ट करेगा, 2.5 है, तो ये यहाँ से सिर्फ 2.5 के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और बाकी आपका 2.5 क्या रह जाएगा, अनरिएक्टेड रह जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपका लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, B है, और A आपका क्या है, एक्सेस रिएजेंट। 2.5 mole of B will react with 2.5 mole of A, hence B is the limiting reagent। सेम आपका कौन सा है, फिफ्थ क्वेश्चन है, जहां पर उन्होंने इसका रिवर्स कर दिया है, 2.5 मोल अब A के ले लिए हैं और B के आपके 5 मोल ले लिए हैं, तो उस केस में भी आपका रिएक्ट सिर्फ 2.5 मोल ही करेगा B का,
और आपका A यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। ओके, जल्दी से इसको नोट करेंगे फिर हम आगे देखेंगे। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ आर 0.50 मोल Na2CO3 एंड 0.50 m Na2CO3 डिफरेंस। इन दोनों में डिफरेंस आपको बताना है। मोलर मास ऑफ Na2CO3, तो मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना आता है। सोडियम का कितना है आपका 23 होता है एटॉमिक मास, तो उसके 2 एटम्स हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे +12, इसका कार्बन का, ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा 3 × 16, क्योंकि 3 एटम वहां पर है। टोटल आपका कितना हो गया 106 ग्राम हो गया इसका मोलर मास। ओके, वहीं 0.50 मोल आपका कहा जा रहा है किसको, Na2CO3 को, तो इसको आपने क्या कर लिया 105 से मल्टीप्लाई कर लिया। ओके, तो आपका आ गया 53 ग्राम। वहीं 0.50 m मोलैरिटी की बात की जा रही है। Na2CO3 मीन्स 0.50 मोल, that is 53 gram Na2CO3 are present in 1 liter of the solution. ओके, तो यहाँ पर मोलैरिटी की बात की गई है, तो 1 लीटर में आपका कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, तो आपको पता है 53 ग्राम प्रेजेंट है। क्यों, क्योंकि मोलैरिटी उसको आपकी बताई गई है 0.50। जल्दी से इसे नोट करेंगे फिर आगे देखेंगे। यहाँ पर आपका 106 आएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो आपने मोलर मास कैलकुलेट किया था वो 106 ग्राम किया था इसलिए। ठीक है, तो 106 से आप किसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.50 मोल को, क्योंकि 1 मोल नहीं है ये, 1 मोल का मास है आपका। ओके, मोलर मास यानी 1 मोल का जो मास होगा ग्राम में, दैट इज योर मोलर मास। तो ये 1 ग्राम का है पर आपको किस 1 मोल का है, ये आपको किसका निकालना है 0.50, आधे मोल का आपको ज्ञात करना है। तो उस 0.50 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, तो आपको मिल जाएगा। तो कितना हो गया 53 ग्राम हो गया। ओके, तो वही आपका क्या है बता रहा है कि 1 लीटर सोल्यूशन में 53 ग्राम क्या है Na2CO3 प्रेजेंट। ओके, तो आपको मोलैरिटी यहाँ पर दी गई थी, कंपाउंड आपको बताया गया था, और साथ ही आपको क्या करना था, कैलकुलेट करना था है कि सोल्यूशन में कितने ग्राम, गिवन मास की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मोलैरिटी वाला क्वेश्चन है। ओके, तो होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको जब मोलैरिटी दी जाती है, ओके, ये मोलैरिटी आपको दी गई है, मोल आपको बताया गया है, तो उससे मोलैरिटी और मोल से आप क्या निकाल लेंगे अपना गिवन मास की, उसमें मास कितना प्रेजेंट होगा कंपाउंड सोल्यूट का। ओके, वो निकाल लेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप कर लेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। इफ 10 वॉल्यूम ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ 5 वॉल्यूम ऑफ डाइऑक्सीजन गैस, हाउ मेनी वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर कुड बी प्रोड्यूस्ड। ओके, डाइहाइड्रोजन और डाइऑक्सीजन आपकी रिएक्ट कर रही है और कितना वाटर वेपर बन रहा है ये आपको बताना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ और क्वेश्चंस हमने यहाँ पर किए, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन डाउट है तो वो आप लोग नेक्स्ट सेशन में पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।